जो राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुके हैं। केवल भारत में चर्चा नहीं है, पूरे विश्व के अंदर चर्चा है कि हिंदुस्तान दुनिया का एक बड़ा देश है, G20 की इस समय अध्यक्षता कर रहा है और आज के विश्व में जो जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर निर्भरता है देशों की और द्वीपों की। अगर कोई भी घटनाक्रम होता है, स्वाभाविक है उस पर टिप्पणी भी होती है, सवाल भी पूछे जाते हैं। भारत के अंदर सीधी दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है और देश एक चौराहे पर है। शायद आजादी के बाद हर संस्था को जो देश के संवैधानिक प्रजातंत्र को जिंदा रखती है, इतनी बड़ी चुनौतियां एक साथ नहीं आई। देश की संसद सबसे बड़े प्रजातंत्र की, ये केवल आज इस बार के सत्र का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। पुरानी परंपराएं टूट चुकी हैं। जहां जिंदा चर्चा होती थी, विपक्ष के सवाल उठते थे, सरकार राजी होती थी, बहस होती थी, वो बंद हो गई। टकराव का सीधा, मैं दोष की बात नहीं करता, जिम्मेवारी मौजूदा सरकार की है, सत्ताधारी दल की है। जिम्मेवारी सरकार की होती है कि देश की संसद चले, लोगों की अपेक्षा रहती है चर्चा हो, राष्ट्रीय समस्याएं, जनहित से जुड़े विषय उठें, और विपक्ष की एक भूमिका रहती है कि सरकार की जवाबदेही तय करे। वही एक मंच होता है। अगर सरकार सदन में बाधा डाले और सदन ना चले, एक सत्र नहीं कई सत्रों में अब है, किसी भी विषय पे चर्चा की मांग, उसको नकारा जाता है। समय आ गया, ये अंतराल की बात नहीं है कि फिर अगला सत्र आएगा उसमें क्या होगा। एक बड़ा सैद्धांतिक विषय है ये कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। सरकार को ये बताना जरूरी है कि दुनिया में जहां भी प्रजातंत्र और संसदीय प्रणाली जिंदा रही है, पनपी है, मजबूत हुई है, वहां भव्य इमारतें बनाने से नहीं होती। हमारे यहां भी बन रहा है नई संसद, पर वो संसद के अंदर कोई चर्चा होनी चाहिए, कोई शोर होना चाहिए। केवल इमारत से प्रजातंत्र की गरिमा नहीं बढ़ती। क्या लोग सिर्फ इमारत देखना चाहते हैं या संसद में क्या होता है उसको देखना चाहते हैं? मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जहां हमको इस बात का गर्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बनाया गया आजादी के बाद, पर उस प्रजातंत्र में सही माने में स्वच्छंद रूप से बात कहने की जो जगह थी वो सिमटती जा रही है। दूसरा विषय है जो मैंने बताया आपसे, चिंता का, देश की अर्थव्यवस्था। कोई चर्चा नहीं करता। हैरानी है कि प्रचार इतना हो रहा है, आप लोगों की भी
कुछ कभी सवाल करते हैं, कभी कोई बात सामने आती है। क्या कभी सोचा है कि देश में बेकारी की क्या हालात है? क्या मार्च महीने के आंकड़े मालूम है सब लोगों को? देश के अंदर लगभग पूरा साल, पिछला साल और इस साल भी 8% केवल एक आंकड़ा नहीं है, बेरोजगारी का दर है। पर युवा बेरोजगारी 20 और 24 साल की उम्र के बीच के लोगों में, नौजवानों में 42% बेरोजगारी है। ये गंभीर चुनौती है, इस पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को स्पष्ट नहीं करना चाहिए? ये सीधा सवाल कि क्या कदम उठा रहे हैं? मार्च महीने में सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर 95 लाख रोजगार टूटा है। औद्योगिक निर्माण में 72 लाख टूटा है। और रिटेल सेक्टर के अंदर 65 लाख टूटा है। ये मैंने 3 ही सेक्टर गिनाए अभी। तीसरा विषय जो चर्चित भी है कि हमारी यहां एक नियम और कानून पर देश चलता है, संवैधानिक प्रजातंत्र को एक बड़ी चुनौती है, खास तौर पे जब विपक्ष और विपक्ष के नेता निशाने पर रहते हैं। भारत की न्यायपालिका के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए और विशेष तौर पे मैं कहूंगा हमारे जुडिशरी के सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान का समय है। व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। राहुल गांधी जी का जिस ढंग से जो एक फैसला आया और तेजी से सदन से निष्कासित करना कोई अच्छा संदेश नहीं है। अगर वो पैमाना लागू कर दिया जाए सब पर, तो संसद के बाहर ही राजनीतिक दलों के नेता आपको मिलेंगे, संसद खाली हो जाएगी। अगर सबकी एक एक टिप्पणी निकालकर देख लें और वही मापदंड लगा दिया जाए, तो सूची आप बना लें कितने लोग बाहर होंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये भी समय के साथ इसमें सुधार जरूर होगा। विस्तार में ना जाते हुए जो निर्णय गलत था, वो निर्णय बदला जरूर जाएगा। पर उसका होना और ये घटनाक्रम अपने आप में एक गलत संदेश देता है। हमारे यहां जिस तरह से निर्णय हो रहे हैं, और केवल किस कारण से, मेरे साथी इस पे बहुत बोल चुके हैं संगठन की तरफ से, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। क्या भारत की संसद में पहले नई सरकारों ने आलोचना देखी थी? क्या सरकार पर हमले नहीं हुए थे सदन के अंदर? क्या आरोप नहीं लगे थे कि पहले की सरकारें, पहले के प्रधानमंत्री, उन्होंने जेपीसी नहीं बनाई थी? सबसे पहले जेपीसी राजीव गांधी जी के समय में बोफोर्स पे बन गई थी। स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ था 1992 में, उस पे जेपीसी बन गई थी। उसके बाद निरंतर जेपीसी बनती गई। पिछली सरकार के समय में भी 2G पर विपक्ष ने जेपीसी मांगी, बनी।
वीआईपी हेलीकॉप्टर स्कैम पे जेपीसी मांगी, बनी, सरकार ने खुद बना कर दी। अब 2 जेपीसी बनी थी अभी पिछले 9 बरस में। एक तो जो गलत कानून लाए थे लैंड एक्विजिशन का, और दूसरा डेटा प्रोटेक्शन पर। क्या कारण है कि इतने बड़े विषय को जो सामने आया है, उजागर हुआ है, जो देश की आर्थिक ढांचे से जुड़ा है और उन इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है जहां पे हिंदुस्तान के आम लोगों का पैसा है, चाहे वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है या सबसे बड़ा बैंक भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। किसी और का पैसा नहीं है उसमें, आप सबका, मेरा पैसा, हमारे बच्चों का पैसा, और उसी पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी है। राजनीति के शोर में और जो माहौल है, मैंने जैसा जिक्र किया, इसमें कटुता है, टकराव है, बड़ी तस्वीर हम देखना छोड़ चुके हैं। शायद समय आ गया है, इस देश को गंभीरता से सोचना पड़ेगा एक कानून बनाने का, मोनोपोलीज को खत्म करने का। इतनी बड़ी खाई बन चुकी है अमीर और गरीब के बीच में, वो चर्चा का विषय देश में नहीं रहा। As I have said, there are few important things on which I have shared my concerns. This overall state of affairs in the country, especially a dysfunctional parliamentary democracy, which has been undermined, pulverized, paralyzed by design, not by default. In a democracy, it's the duty of the government, their constitutional duty, to ensure that Parliament functions. As the old saying goes, you all know about it, I hope, that the Parliament is meant primarily not only for the government bills, but for the opposition, to raise issues and to fix the accountability of the government. That is not taking place. Democracy is shrinking in the largest democracy of the world. And magnificent buildings, new building. I have not seen any major democracy in the world obsessed with a new building of parliament, and parliament doesn't function. And you're celebrating the building, not worried that it is not meant to be a monument, but it should be alive. The government has questions to answer. And the government also must not run away from the ground reality in India, the state of affairs of the economy, its monumental failure in the management of Indian economy, frightening levels of unemployment, youth unemployment, which I've referred to, between the age of 20 and 24, 42% is the unemployment rate. I have given the details of 3 important sectors where heavy job losses have taken place in the month of March itself. Construction, industry, manufacturing industry, and the retail sector. If you add up, are we marching forward or backward? That's the question. Surely, if you have to listen to the finance minister
or the propaganda machine of the government, everything is fine. There's nothing wrong. It's high time those questions are asked. I've raised some other issues. It's not a question of a routine criticism. There are issues which have found resonance of concern nationally and globally. Much has been said also about the decision, deeply flawed in law, in constitution, that is Shri Rahul Gandhi's conviction and disqualification. As I've said, if the same yardstick were to be applied, perhaps Indian Parliament would have been hollowed out. Most important leaders, or major leaders of political parties would have been out of Parliament over decades. That has not happened. This will be a litmus test for the Indian judiciary too. I have no doubt what is wrong will be corrected. A flawed decision in law will be reversed. And I say that with my understanding of law and constitution. This is not the forum to argue or to add to what we have said and my colleagues have said recently when we talk to the media across the country. And I have myself spoken in great detail in the press conference in Bengaluru. I know today is a day when media attention, as I was told by Sunil Prabhu, is elsewhere. But if there are any questions which are relevant to the issues that I have spoken about, please do ask me. I don't come every day. If anybody has questions, I will take it quickly, and thank you. I don't speculate on speculative questions. Individuals, we are not discussing. Principle, we are discussing. We have taken a principal position as the principal opposition party of the country, as a party which has a long history of leading the freedom movement and governing India, building this country for decades after the independence, to respond to the challenges of today, the challenge to parliamentary democracy, the state of the Indian economy, the subversion of institutions, and the need to restore the glory of this country, that is an inclusive democracy, to celebrate again the richness of India's diversity, for which the opposition parties have decided to come together. Details in a vast country like ours, as diverse as we are, the fact that you have a dominant ruling party
But at the same time, the most powerful party, or what they claim, the largest party in the world, I have not checked the numbers, but I won't comment. The fact is that the peak of the popularity, they have 37% of national vote, and 63% of India voted against them. There are strong governments in the states, as you know, which are opposed to the ideology of the BJP. I can't go through the long list. We have had elections. We have elections every few months or every year. But I come from a state where we saw the might of the BJP, the resources, the carpet bombing, intense campaign by Prime Minister, Home Minister, Chief Ministers, Cabinet Ministers. It's not the size of the state, it's the importance of the state. It's a heartland state, a border state. Himachal. I had said in Raipur that the Dev Bhumi has sent a message. The BJP can be defeated. Now the opposition realizes, opposition comes together, is coming together. And there is no other option. Change is a must in this country. Change is the need of the people of India. Whatever may be the propaganda, 2023 is not going to be a good year for the BJP. The rest will happen in 2024. After Himachal, yes, they have won few states. Nobody can deny what the facts are. They have won, we have lost. But they are in for a defeat in Karnataka. Definitely. And after that, you will see the three other states, two states plus Karnataka, but the elections are not together, where they stole the government. People did not vote them into government. Karnataka, Madhya Pradesh, that's what happened. And let the elections come. Congress will be there and working in Rajasthan, in Chhattisgarh, make a comeback. That's what we hope for. But well, party has taken a very clear view. We have a popular government and a chief minister who is delivering. If you look at the policies, the recent schemes, and the decisions and the schemes announced in the budget, they've gone down very well with the people of Rajasthan. We are more focused as a party in strengthening and also the party, but also ensuring as a government their effective implementation of the schemes which people have welcomed for the renewal of a mandate few months down the line in Rajasthan. I've said so. Your question I've answered. We are committed. For us, the larger national objective is important, and that's what Congress will strive for. आनंद जी, चूंकि आप जवाब दे रहे हैं राजस्थान का, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि सचिन पायलट वसुंधरा राजे सरकार के समय में हुए भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। ये पार्टी विरोधी, कांग्रेस विरोधी कैसे है? क्योंकि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसको देखिए, ये तो मैं प्रभारी नहीं हूं, पर इतना कह सकता हूं पार्टी के प्रभारी ने इस पे अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं, जिनको जिम्मेवारी दी गई है। अधिकृत रूप में मैं इस पे चर्चा नहीं कर सकता, ये विवाद का विषय नहीं है। कोई भी संगठन है, हमारे यहां तो कम से कम यहां तक तो पहुंच गए,
दूसरी जगह उसको क्या कहते जो सत्ताधारी दल है। और कोई आज थोड़े है, वो सुंदरा राजे कोई कल प्रकट हुई हैं, कोई नई बातें कोई सामने उजागर हुई हैं। तो सरकार का हिस्सा भी रहो लंबे समय तक, और अचानक आजकल में कोई, मैंने तो सुना नहीं कोई ऐसा वाकया हुआ, कोई घटनाक्रम हुआ। तो प्रभारी ने अपने विचार दे दिए हैं, पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैंने इसका सवाल का जवाब दे दिया। आई कांट हैव अ डिस्कशन। पार्टी के अपने नियम होते हैं कि क्या चीज अनुशासन की परिधि में है, क्या अनुशासन के बाहर है। मुझे नहीं लगता कि, देखिए, राजनीति में जो आवागमन है, मतभेद हैं दलों के अंदर, कई बार मतभेद के साथ साथ गुटबाजी भी है, वो कोई नई बात नहीं है, हर राजनीतिक दल में रहा है। वो कोई पहला वाकया नहीं है कि लोग राजनीतिक दल छोड़ के जाते हैं या अपना अलग रास्ता चुनते हैं। हर दशक को देख लीजिए, हमेशा होता रहा। और कोई ऐसा विशेषज्ञ नहीं है जो कि किसी दूसरे का मन पढ़ के उसके कारण बता सके, वो विश्लेषण करना भी संभव नहीं है। नहीं, कोई हंसने की जरूरत नहीं, आप प्रश्न करें। पहले मैं आपके प्रश्न के, मैं समझ गया, आपकी मंशा भी समझ गया। ये राहुल जी पे कम है, आराम से बैठिए, है, मुस्कुराइए। सबसे बड़ी बात है, राहुल जी का जल्दबाजी की सिर्फ बात नहीं है। आप एक पत्रकार हैं, आपको समझना चाहिए। मैंने उस पे कानून और संविधान से जुड़ा सवाल उठाया है। कोई अधिकार नहीं है भारत के संविधान ने दिया किसी को, ना लोकसभा के अध्यक्ष, ना लोकसभा के सचिवालय को, सेक्रेटरी जनरल को, एक चुने हुए सांसद को निष्कासित करने का। आर्टिकल 102 एंड 103, 102 और 103 भारत का संविधान का जरा पढ़ लें। वो केवल भारत के राष्ट्रपति को अधिकार था। इसीलिए मैंने कहा एक गलत निर्णय है जिसको चुनौती है। दूसरा आपका प्रश्न है कि बंगला खाली करने का, वो नियम है, वो नोटिस जाता है हर किसी को 30 दिन का नियम रहता है। पर उसके साथ ही नियम भी हैं, क्योंकि सरकारी बंगले नहीं है। एक आपको अंतर समझना पड़ेगा कि कौन से बंगले या मकान भारत की संसद के हैं, लोकसभा पूल के हैं या राज्यसभा पूल के हैं, और कौन से ऐसे मकान हैं जो सेंट्रल पूल के हैं, भारत की सरकार के हैं। संसद के अपने नियम होते हैं। ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंसी होती है, और किसी सांसद की
टर्म खत्म होने के बाद भी दर्जनों उदाहरण आपको मिलेंगे दशकों के, जब कारण भी उल्लेखित होते हैं, जो अधिकृत ऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन दी जाती है, उसके नियम है। क्योंकि आपने सवाल किया है, द हाउस इन विच आई प्रेजेंटली देयर is an authorized occupancy by the parliament, by the Rajya Sabha. I have not even for a day or a second been in any unauthorized stay. Number two, after my term, as per the rules of the parliament, I stay only for a limited period of extension on market rent, which is notified. So do your homework before you ask me such questions. Whatever is there is in public domain. It's not that anybody has done any largesse. I have not made those rules. I have not fixed those market rates. Go by the parliament bulletin, gazetted, notified. If you find fault with that, I can't help you. देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति का एक अपना दृष्टिकोण होता है, हर व्यक्ति की एक अपनी आजादी रहती है कोई टिप्पणी करने का, अपना मन बनाने का, अपना निर्णय करने का। मैं अपनी टिप्पणी पर, अपने निर्णय पर तो कुछ कह सकता हूं, किसी दूसरे के निर्णय पे, किसी दूसरे के कथन पे उसका विश्लेषण नहीं करता। वो मेरी कभी आदत नहीं रही है। पर एक चीज जरूर है, राजनीति में स्वाभाविक है कि मतभेद होंगे, दलों के बीच में भी, विचारधाराओं के बीच में भी, और दलों के अंदर भी मतभेद रह जाते हैं, दृष्टिकोण अलग अलग होता है। दुर्भाग्य आज की राजनीति का ये है कि मतभेद जो स्वीकार्य है वो मनभेद में बदल गए हैं। ये दुर्भाग्य। धन्यवाद। Thank you very much.